ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या चीज होती है इंटरफेरेंस? द फिनोमिनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द टू लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर दो लाइट वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं तो उसकी वजह से एनर्जी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और यंग्स के एक्सपेरिमेंट को आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझ सकते हो। क्या चीज है यहाँ पर, एक लाइट सोर्स है, उसके आगे एक स्लिट रखी हुई है। स्लिट में दो ओपनिंग्स हैं, एक S1 है एक S2 है। इन्हीं दो ओपनिंग्स की वजह से इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। नाम है इसका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हमने हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली पढ़ा था कि अगर लाइट सोर्स के आगे वेव फ्रंट्स बनते हैं तो उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है। यही कारण है कि यहाँ पर जो S से लाइट चल रही थी आगे की तरफ, वो दो वेव जो है लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगी इस पॉइंट S1 के ऊपर और S2 के ऊपर। तो ये डबल स्लिट के बाद जो लाइट यहाँ से निकलेगी पॉइंट S1 से और पॉइंट S2 से, ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे। तो पहले वाले से लाइट चल रही है वेव फॉर्म में, ये सर्कुलर फॉर्म में जो वेव किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। जो सॉलिड्स लाइन है ये अपर पार्ट ऑफ द वेव शो कर रहा है और जो डॉटेड लाइन है ये लोएस्ट पार्ट ऑफ द वेव शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप वेव को देख रहे हो तो वेव इस तरह से चलती है। तो इस सिचुएशन में अपर पार्ट को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लोअर पॉइंट को जो है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक वेव और दूसरी वेव दोनों के अपर पार्ट जो है वो आपस में हाईएस्ट पॉइंट जो है वो मीट करते हैं या सुपर इम्पोज होते हैं, तो वहां पर जो है दोनों एड अप हो जाएंगे। और अगर एक वेव का अपर पॉइंट और दूसरी वेव का लोअर पॉइंट आपस में सुपर इम्पोज होता है तो ऐसी सिचुएशन में वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वहां पर आपके पास जो है जो है मिनिमम एनर्जी मिलेगी। तो यही कारण है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिस पॉइंट के ऊपर डॉटेड लाइन के साथ डॉटेड लाइन मिली हुई है या फिर सॉलिड लाइन के साथ सॉलिड लाइन मिली हुई है, डेट आर द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमा, वहां पर हमें मैक्सिमा एनर्जी मिलेगी। बट अगर एक पॉइंट यहाँ पर आपके पास डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन मिल रही है, जैसे ये इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर आपको डार्क लाइट मतलब डार्क इंटेंसिटी मिलेगी लाइट की, यानी कि मिनिमम लाइट या कम लाइट मिलेगी। और यहाँ पर इस चीज पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमा, और यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है यहाँ पर, और इन पॉइंट्स को बोलते हैं मिनिमम। यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। सेंटर वाले पॉइंट को हम सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं, उसके बाद मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, इस तरह से ये चलता रहता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि आपका जो है क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा है और ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो वहां पे एक वेव का क्रस्ट होगा और दूसरी वेव का ट्रफ होगा। तो इस तरह से आपको ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। और ये एक्सपेरिमेंट किया था यंग्स डबल स्लिट, यंग्स ने किया था और एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है? स्टेबल रहती हैं। द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द इंटेंसिव लाइट रिमेन फिक्स्ड ऑल अलोंग ऑन द स्क्रीन and is called the sustained और permanent interference pattern। और permanent interference pattern के लिए conditions क्या होती हैं? The first one is a two light source should emit the light wave continuously। जो source है वहां से continuous light emit होनी चाहिए। Second है the light wave should be of same wavelength। दोनों light waves जो हैं वो same wavelength की होनी चाहिए। The light wave emitted should preferably be of the same amplitude। दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। and the wave emitted by the two sources of light should either be in phase or should have the same constant phase difference। तो जो दो लाइट सोर्स है उनका या तो फेज सेम होना चाहिए या फिर उनका फेज डिफरेंस जो है वो सेम हो, कांस्टेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट है the two light source must be very close to each other and the last one is two light source
शुड बी वेरी नैरो, तो वो एक दूसरे के काफी पास होने चाहिए और काफी नैरो होने चाहिए, छोटे से होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की, और इन के साथ जो है जो लाइट सोर्सेज हैं डेट शुड बी कोहेरेंट लाइट सोर्स। अब कोहेरेंट लाइट सोर्स हम किसको बोलते हैं? तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या हैं? द टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे emit light wave of same frequency और wavelength and of the stable phase difference। अगर तो लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रहती है और उनका फेज डिफरेंस स्टेबल रहता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो दो लाइट सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट लाइट सोर्स हैं। नेक्स्ट है बेटा कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? यंग्स डबल स्लिट के अंदर 3 आपके पास क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमने एक्सपेरिमेंट का कर लिया इससे पहले, जिसमें आपका यंग्स डबल स्लिट के बारे में वो वेव्स के साथ बताया था। सेकंड में आपके पास आ जाएगा कि कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा फ्रिंज विड्थ निकालने का। तो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो सोर्सेज से लाइट जो है वो पास हो रही है। तो पहली लाइट सोर्स को हम कहते हैं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है उसको हम कहेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मैंने पहले भी बोला था कि कोहेरेंट सोर्सेज उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस अगर है तो वो कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस यहाँ पर कितना शो किया हुआ है? फाई के इक्वल। एम्पलीट्यूड पहली वेव का a1 है, दूसरी वेव का a2 है। अब ये दोनों वेव्स जो S1 और S2 से चल रही हैं, मान लो ये पॉइंट P के ऊपर जाके मीट कर रही हैं, तो पॉइंट P के ऊपर इनकी सुपरपोजिशन हो रही है, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, तो वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके इक्वल हो जाएगी? विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 और y2 की वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पर, मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो यूज कर रहे हैं हम। तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, इस ब्रैकेट को खोला है, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो साइन ओमेगा टी को की जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले लिया, और जो कॉस ओमेगा टी वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लिया। उसके बाद a1 प्लस a2 कॉस फाई को हम पुट कर देते हैं a कॉस थीटा, और a2 साइन फाई को हम पुट कर देते हैं ए साइन थीटा। ये वैल्यूज पुट की हैं, तो हमारे पास जो रिलेशन बना है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये क्या चीज है? y इज द वेव इंटेंसिटी ऑफ वेव एट पॉइंट P। तो ये किसकी इसके ऊपर डिपेंड करी? इट इज अ फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पर जो वैल्यू है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी विद द रिलेशन ऑफ साइन थीटा का जो ग्राफ बनता है उस रिलेशन के हिसाब से। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? कैपिटल ए की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, वो किसके इक्वल है। तो यही रिलेशन से आपके पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे ऊपर वाली। तो इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब ए क्या चीज है? ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जो उस पोजीशन के ऊपर वेव है उसका एम्पलीट्यूड है ए के बराबर, और ए किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इंटेंसिटी ऑफ द वेव जो है लाइट एट पॉइंट P विच इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर a1 का स्क्वायर था, तो इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? क्योंकि ये तो कांस्टेंट, ये वैल्यूज तो हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं, और आपकी यहाँ पर फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है। जब आपका फेज डिफरेंस cos फाई जो है +1 के इक्वल हो जाएगा, वहां पर मैक्सिमम आपको इंटेंसिटी मिलेगी, एंड दैट इज द पोजीशन। तो वहां पर फाई किसके इक्वल होगा? फाई शुड बी या तो 0 होगा या 2 पाई या 4 पाई। उसको जनरली अगर आप लिखते हो तो 2n पाई के इक्वल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो लाइट वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट शुड बी 2n पाई। अब फेज डिफरेंस को हम पाथ डिफरेंस में चेंज करने जा रहे हैं। वो किस तरह से होगा? तो अगर आपके पास जो है वो पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई के इक्वल होता है,
और अगर आपके पास पाथ डिफरेंस जो है वो x के इक्वल है तो फेज डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा 2π/λ(x). अब फेज डिफरेंस हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें चाहिए कि 2n π के इक्वल होना चाहिए, तो पाथ डिफरेंस यहां से हम निकाल सकते हैं 2π/λ(x) जो कि फेज डिफरेंस है विच इज इक्वल टू 2n π, तो पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू n λ। अगर पाथ डिफरेंस दो तरफ से वेव जा रही है, उनके जो लेंथ है उनके बीच में जो डिफरेंस है डेट इज n λ का मतलब 1 λ, 2 λ, 3 λ एंड सो ऑन। तो ऐसी सिचुएशन में जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। बट इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, वही cos फाई जो है +1 की जगह -1 आएगा। तो -1 कब आता है, जब पाई 3π या 5π का एंगल होता है। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है, 2n + 1 π वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो सेम पाथ डिफरेंस वाला रिलेशन यहां भी लगेगा 2π/λ(x) विच इज इक्वल टू 2n + 1 π। तो वहां से x इसके इक्वल हो जाएगा 2n + 1 λ/2। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है डेट शुड बी इक्वल टू n λ। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस डेट शुड बी 2n + 1 λ/2। तो ये कंडीशन बेटा आपने कर लेनी है यहाँ पे। इसके साथ छोटे से दो चीजें और भी हैं। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर होगी व्हेन cos फाई इक्वल टू 1, मिनिमम कब होगी जब cos फाई इक्वल टू -1। तो +1 करने जो cos फाई 1 होने पर क्या हो जाएगा a1 + a2 का स्क्वायर, और -1 होने पर a1 - a2 का स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ओवर मिनिमम इंटेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगा a1 + a2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय a1 - a2 होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू टू सोर्सेज। तो वो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू टू सोर्सेज किसके इक्वल हो जाएगी, डेट इज इक्वल टू इंटेंसिटी I1 over I2 विच इज इक्वल टू W1 over W2, वेयर W1 W2 क्या चीज है, डेट इज अ विड्थ ऑफ द स्लिट, और I1 I2 क्या चीज है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, तो आपके पास विड्थ W1 over W2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर ओवर I2 स्क्वायर। तो बेटा इतना काम आपने कर लेना है, इसको अच्छी तरह से लर्न करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर अगली क्लास में हम करेंगे।